बहुत समय पहले की बात है। सुबह का वक्त था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की सी धुंध तैर रही थी। दूर कहीं बैलों की घंटियों की टंटनाहट, कहीं मुर्गे की बांग और किसी घर के आंगन से आती चूल्हे की महक। यह सब मिलकर एक पुरानी, सुकून भरी तस्वीर बनाते थे। लेकिन उस तस्वीर के एक कोने में बैठा था रामलाल, 72 साल का, दुबली पतली काया, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में न जाने कितने मौसमों का पानी सूख चुका था। रामलाल के घर के सामने कभी आम का बड़ा पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे गांव के बच्चे खेलते थे और जिसकी छाव में वह अपने बेटों को गोद में लेकर कहानियां सुनाता था। लेकिन अब वह पेड़ भी नहीं था और वे दिन भी नहीं थे। पेड़ को काटकर उसके बड़े बेटे ने लकड़ी बेच दी थी। और बेटे शहर चले गए थे, माँ बाप को बोझ मानकर। रामलाल ने पुराने लकड़ी के चौकी पर बैठकर धीरे से अपने घुटनों पर हाथ रखा। घुटनों में दर्द की लहर उठती तो वह आह भरकर आसमान की तरफ देख लेता, मानो पूछ रहा हो, क्या यही उम्र देखनी बाकी थी, प्रभु? कभी यह घर चहल पहल से भरा रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा सुबह सुबह तुलसी को पानी देती, फिर चक्की पर गेहूं पीसते पीसते गुनगुनाती। आंगन में छोटे छोटे पैर दौड़ते, बाबा बाबा कहते हुए उससे चिपक जाते। रामलाल खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और शाम को घर आकर बच्चों की शरारतों में खो जाता। उन्हें याद था बड़े बेटे मोहन का पहला स्कूल का दिन, जब वह रो रो कर कह रहा था, बाबा मैं नहीं जाऊंगा। और छोटे बेटे रतन का वह दिन, जब उसने मेले में जाकर पहली बार चाट खाई थी और चुपके से झूठ बोल दिया था कि उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन वक्त की चाल बड़ी बेरहम होती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की और फिर शहर जाकर नौकरी करने लगे। रामलाल और सुमित्रा ने भी सोचा, अच्छा है, बच्चे आगे बढ़ेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूरी सिर्फ शहर की नहीं होगी, दिलों की भी होगी। पहली बार रामलाल को झटका तब लगा जब बड़े बेटे मोहन ने फोन पर कहा, बाबा अब आप लोग गांव छोड़ दीजिए, शहर आ जाइए। पहले तो लगा बेटा चिंता कर रहा है, लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने जैसे दिल में कांटा चुभा दिया। गांव का घर बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं यहां नया फ्लैट ले लूंगा। रामलाल को लगा जैसे कोई उनके अपने ही आंगन से उनकी जड़ें काट रहा हो। बेटा, ये घर तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारा बचपन यहीं बीता है। लेकिन बेटे की तरफ से चुप्पी थी। उस दिन पहली बार रामलाल ने महसूस किया कि जो बच्चे कभी माँ बाप के बिना एक रात नहीं सो पाते थे, वे अब उनसे दूर एक नई दुनिया बसाने में लगे हैं, जिसमें पुराने रिश्तों की जगह नहीं है। सुमित्रा हमेशा कहती थी, बच्चे हैं, कभी न कभी आकर संभालेंगे। लेकिन साल बीतते गए और बच्चे त्योहारों पर भी सिर्फ फोन कर लेते। पहले भले तो वीडियो कॉल होती थी, बाद में वह भी कम हो गई। एक साल दिवाली पर दोनों बेटों ने सिर्फ 1,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया और कहा, बाबा पटाखे मत चलाइएगा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रामलाल सोचते रहे, पटाखे तो अब घर में वैसे भी नहीं फूटते, घर में तो बस खामोशी का धुआं है। गांव में भी अब पुराने लोग कम बचे थे। जो साथी खेतों में काम करते थे, कई अब इस दुनिया में नहीं थे। पास के घर में रहने वाला श्यामू, जो बचपन से उनका दोस्त था, वह भी अपने बेटे के पास लुधियाना चला गया था। गांव में बचा था तो बस अकेलापन, टूटी दीवारें और बुजुर्गों की हौले हौले बुझती सांसें। रामलाल अब सुबह उठकर पहले मंदिर जाते, फिर आंगन में बैठकर पुराने अखबार पढ़ते। लेकिन सबसे कठिन वक्त शाम का होता, जब सूरज ढलता और आंगन में चुप्पी छा जाती। कभी बच्चे आकर कहानियां सुनते थे, अब बस एक पुराना कुत्ता, कालू, उनके पास बैठा रहता, मानो उसकी आंखों में भी वही सवाल हो, हम इतने अकेले क्यों रह गए, मालिक? रामलाल के मन में अब एक डर बैठ गया था, अगर कल कुछ हो गया तो कौन देखेगा? पिछले महीने उन्हें बुखार आया था और 2 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं था। सुमित्रा खुद भी बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना भी अब मुश्किल था। बेटों को जब बताया तो उन्होंने बस इतना कहा, बाबा आप दोनों को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए, दवाई पर इतना खर्च मत कीजिए।
रामलाल के लिए यह शब्द किसी चाकू की तरह थे। क्या बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई लेना भी अब फिजूल खर्ची है? एक दिन जब रामलाल बाजार से लौट रहे थे, रास्ते में अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। पास के खेत से काम करके लौट रहा एक युवक, गोपीनाथ, उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। गोपीनाथ ने उनका माथा सहलाया, पानी पिलाया और कहा, बाबा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? रामलाल के पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं थे। बस इतना कहा, शहर में है बेटा, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। गोपीनाथ ने चुपचाप उनकी आंखों में देख लिया। वह समझ गया कि यह चुप्पी सिर्फ थकान की नहीं, बल्कि त्यागे जाने की पीड़ा की है। अगले दिन सुबह जब रामलाल मंदिर जाने निकले, तो रास्ते में फिर गोपीनाथ से सामना हो गया। गोपीनाथ मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आज चाय मेरे घर पर पी लीजिए। कल तो आप अचानक गिर पड़े थे, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। रामलाल थोड़ी देर झिझके। गांव में अब वे किसी के घर ज्यादा नहीं जाते थे, पर गोपीनाथ की सच्ची मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मना नहीं कर सके। गोपीनाथ का घर छोटा था, पर साफ सुथरा। उसकी पत्नी कविता ने तुरंत चाय बनाई और बाजरे की गरम-गरम रोटियां तवे से उतार कर रख दीं। बाबा, भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए, कविता ने कहा। रामलाल ने एक कौर मुंह में रखा और चुपचाप बैठ गए। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। ये लोग तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते, फिर भी इतना स्नेह। और अपने ही खून के रिश्ते आज पराये हो गए। उस शाम गोपीनाथ उनके घर आया। उसने देखा कि रामलाल के आंगन में टूटी चारपाई रखी है और दरवाजे की किवाड़ भी ढीली है। बाबा, कल मैं आकर यह ठीक कर दूंगा, उसने सहज भाव से कहा। रामलाल ने मना किया, नन बेटा, तुम्हारा काम छूट जाएगा, इसकी क्या जरूरत है? गोपीनाथ हंस पड़ा, अरे, आपके लिए एक दिन खेत देर से चला गया तो क्या, आप तो गांव के सबके बाबा हो। अगले दिन वह औजार लेकर आ गया और अकेले ही दरवाजा ठीक करने लगा। सुमित्रा ने यह देखकर धीमे से कहा, रामलाल, देखो, यह लड़का तो अपने बेटों से भी बढ़कर निकला। रामलाल ने एक पल को सोचा, हाँ, शायद इंसान का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी होता है। एक हफ्ते बाद रामलाल सब्जी लेने बाजार गए। जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, लेकिन सब्जी के दाम सुनकर उनके चेहरे पर चिंता आ गई। गोपीनाथ ने पीछे से आकर हंसते हुए कहा, बाबा, आप इतने मोल भाव क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, आधी सब्जी मैं ले देता हूँ। रामलाल ने तुरंत मना किया, नहीं बेटा, मैं किसी का कर्ज नहीं लेता। गोपीनाथ गंभीर हो गया, यह कर्ज नहीं, सेवा है। आप जैसे बुजुर्गों के लिए यह मेरा धर्म है। ये शब्द सुनकर रामलाल की आंखें भर आईं। उन्हें लगा, शायद भगवान ने उनकी जिंदगी में यह लड़का किसी वजह से भेजा है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सुमित्रा की खांसी बढ़ने लगी। रामलाल ने बेटों को फोन किया, लेकिन दोनों ने बहाना बना दिया। बाबा, इस महीने ऑफिस का बहुत काम है, हम नहीं आ पाएंगे। आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, बिल भेज दीजिए, पैसे ट्रांसफर कर देंगे। रामलाल ने फोन रखते ही गहरी सांस ली। कभी ये बेटे सर्दियों में माँ के लिए ऊनी कपड़े लाने पर जोर देते थे, और आज माँ की हालत सुनकर भी बस पैसे भेज देंगे कह रहे हैं। गोपीनाथ को जब पता चला, तो वह उसी दिन सुमित्रा को साइकिल पर बैठाकर कस्बे के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, ठंड से बचाकर रखिए और पौष्टिक खाना दीजिए। रामलाल ने धीरे से गोपीनाथ से कहा, बेटा, तेरे पास तो ज्यादा नहीं होगा, फिर भी तू हमारा इतना कर रहा है। गोपीनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, माँ बाप के लिए किया काम कभी घाटे का नहीं होता। गांव में कुछ लोग बातें बनाने लगे। देखा, रामलाल के बेटे तो शहर में मजे कर रहे हैं, और यहाँ यह पराया लड़का इनकी सेवा कर रहा है। बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, और अब बुढ़ापे में देखो, पराये के सहारे हैं। ये बातें रामलाल के दिल को चीर देतीं। वह किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन रात को आंगन में बैठकर आसमान देखते देखते उनकी आंखें भीग जातीं। सुमित्रा चुपचाप उनके पास बैठ जाती
बिना कुछ बोले उनका हाथ पकड़ लेती। होली आई, लेकिन आंगन में रंग नहीं बिखरे। पहले तो बेटों के साथ पूरा गांव उनके घर आता था, ढोलक बजती थी, गुजिया की खुशबू फैलती थी। अब बस 2-3 पड़ोसी औपचारिक रंग लगाने आए और चले गए। शाम को गोपीनाथ अपने बच्चों के साथ आया, रंग लगाकर बोला, बाबा, यह रंग तो आपके आशीर्वाद से ही चढ़ेगा। रामलाल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर खालीपन का सैलाब था। एक दिन बड़े बेटे मोहन का फोन आया। बाबा, मैं प्रमोशन पा गया हूँ, अब नया फ्लैट ले रहा हूँ। आप लोग आकर यहीं रहिए, गांव का घर बेच देते हैं। रामलाल ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, हमें गांव की हवा, मिट्टी और ये आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाना। मोहन ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब आराम से रहिएगा, सब सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन रामलाल जानते थे, शहर का आराम उनके लिए सिर्फ 4 दीवारें होगा, जिसमें वे और भी अकेले पड़ जाएंगे। गोपीनाथ ने एक दिन कहा, बाबा, क्यों न हम गांव में बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा दिन का मिलन केंद्र बना दें, जहां आप जैसे लोग दिन भर मिल बैठकर बातें करें, खाना खाएं और अकेलापन कम हो। रामलाल को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पुरानी हवेली के खाली हिस्से को ठीक करवाने की पेशकश की। गोपीनाथ ने गांव के कुछ नौजवानों को साथ जोड़ा और धीरे धीरे काम शुरू हो गया। रामलाल को पहली बार कई सालों में लगा कि शायद उनका जीवन अब भी किसी काम का है। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद रामलाल के आंगन का वह पुराना हिस्सा अब नया सा लगने लगा। टूटी दीवारें पलस्तर से चमक उठीं, फर्श पर पुरानी लेकिन साफ चटाइयां बिछा दी गईं, कोने में एक छोटा सा चूल्हा रखा गया ताकि चाय नाश्ता बन सके। गोपीनाथ ने दीवारों पर कुछ रंगीन चित्र टांगे, खेत, सूरज और गांव के त्योहारों के दृश्य। पहली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैलीं, तो 3-4 बुजुर्ग धीरे धीरे लाठी टेकते हुए वहां आए। किसी ने धोती बांध रखी थी, किसी ने पुराना स्वेटर पहना था। उनके चेहरों पर उत्सुकता और थोड़ी झिझक थी। रामलाल ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आइए, भाई साहब, यहां बैठिए। आज से यह जगह हमारी है, बातें होंगी, चाय पिएंगे और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। उस दिन का माहौल कुछ अलग था। गांव के बूढ़े किसान रघुवीर काका ने अपने खेत के दिनों की कहानियां सुनाईं, कैसे उन्होंने अकेले एक बैल के सहारे 10 बीघा जमीन जोती थी। भोली चाची ने याद किया कि पहले सावन में कैसे पूरे गांव की महिलाएं कुएं पर गीत गाती थीं। किसी ने अपने जवान दिनों के मेलों की बातें की, तो किसी ने बचपन की शरारतें। रामलाल चुपचाप सब सुनते रहे, लेकिन उनके दिल में एक सुखद गर्माहट थी। इतने सालों बाद उनके आंगन में फिर हंसी की आवाज गूंज रही थी। सुमित्रा ने रसोई से झांक कर देखा, तो उसका चेहरा खिल उठा। वह बोली, रामलाल, लगता है हमारा घर फिर से घर बन गया है। रामलाल ने सिर हिलाया, हाँ सुमित्रा, अब लगता है कि इस बुढ़ापे में भी हम अकेले नहीं हैं। उस दिन सुमित्रा ने अपने हाथों से सबके लिए गुड़ और चने बनाए। बुजुर्गों ने खाते खाते कहा, बहूजी, आपके हाथ का स्वाद तो अब भी वैसा ही है। सुमित्रा की आंखें भर आईं, इतने सालों बाद किसी ने उसे बहूजी कहकर पुकारा था। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक बिना बाधा के नहीं रहा। एक शाम बड़े बेटे मोहन का फोन आया। बाबा, सुना है आपने घर का एक हिस्सा गांव के बुजुर्गों के लिए खोल दिया है। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यहाँ कोई मुसीबत नहीं है, बस कुछ अकेले लोग आपस में मिल बैठ रहे हैं। मोहन ने झुंझलाकर कहा, बाबा, ये घर हमारी भी विरासत है। अगर कल हमें बेचना पड़ा तो? रामलाल ने धीरे धीरे कहा, विरासत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, मोहन। असली विरासत रिश्ते होते हैं। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था, फिर बस इतना सुनाई दिया, आप अपनी मर्जी से चलिए, हमें कुछ नहीं कहना। मिलन केंद्र की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी थी। जहां पहले लोग ताने कसते थे, अब कई युवा भी आने लगे, कभी चाय बनाने, कभी बुजुर्गों की बातें सुनने। गोपीनाथ के छोटे बच्चे भी वहां खेलते
और बुजुर्ग उन्हें देखकर खुश होते, जैसे अपने पोते पोतियों को देख रहे हों। एक दिन गांव के प्रधान भी आए और बोले, रामलाल जी, आप जो कर रहे हैं वह पूरे गांव के लिए मिसाल है। रामलाल ने बस इतना कहा, प्रधान जी, मैंने तो बस अपने खाली आंगन को हंसी से भर दिया। लेकिन सब अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। एक शाम मिलन केंद्र में हरिकिशन आया, वही जिससे रामलाल की जवानी में जमीन को लेकर लड़ाई हो गई थी। पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन फिर हरिकिशन बोला, रामलाल, गलती मेरी थी, पर मैं अड़ा रहा। आज सोचता हूँ कितनी बेकार बात पर दुश्मनी पाली। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, बुढ़ापे में बैर पालकर क्या मिलेगा भाई। उस दिन पुराने घाव पर मलहम लगा और रामलाल ने महसूस किया कि यह केंद्र सिर्फ अकेलेपन को नहीं बल्कि पुराने जख्मों को भी भर रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही सुमित्रा को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाइए, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती है। रामलाल ने फिर बेटों को फोन किया, लेकिन इस बार बहाने और ठंडी आवाज ही मिली। गोपीनाथ ने बिना कुछ सोचे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली और सुमित्रा को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। रात भर वह वहीं रुका, दवा दिलवाई और सुमित्रा को संभाला। रामलाल ने अस्पताल के बाहर बैठकर सोचा, यह लड़का तो मेरा बेटा नहीं, फिर भी मेरे बेटों से ज्यादा मेरा है। अस्पताल से लौटते वक्त रास्ते में रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। गोपीनाथ ने लाठी थामते हुए कहा, बाबा, रोइए मत, माँ ठीक हो जाएंगी। रामलाल ने फूट कर कहा, बेटा, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि तेरी माँ बीमार है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि तू मेरा बेटा नहीं, फिर भी तूने बेटों से ज्यादा किया। गोपीनाथ ने उनकी पीठ थपथपाई, बाबा, खून के रिश्ते भगवान बनाते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते इंसान खुद चुनता है। बरसात का मौसम आ चुका था। आंगन में बिछी चटाइयां अब और भी रंगीन लगने लगीं, क्योंकि बरसात की ठंडी हवा और मिट्टी की महक से माहौल ताजगी से भर गया था। हर सुबह 8-10 बुजुर्ग लाठी टेकते हुए आते, चाय के प्यालों से भाप उठती और कभी भजन, कभी हंसी ठिठोली की आवाजें पूरे मोहल्ले में फैल जातीं। एक दिन रघुवीर काका ने मिलन केंद्र में पुराना हारमोनियम लाकर रख दिया। भोली चाची ने ढोलक निकाली और देखते ही देखते वहां रोज शाम को भजन संध्या होने लगी। गांव के बच्चे भी अब यहां आकर खेलते और बुजुर्गों के साथ पुरानी कहानियां सुनते थे। रामलाल को लगता था जैसे उनका सूना आंगन अब सचमुच मंदिर बन गया हो। यहाँ कोई अकेला नहीं था, कोई उपेक्षित नहीं था। मिलन केंद्र का असर धीरे धीरे गांव के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। जो लोग सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वे अब यहाँ बैठकर चाय पीते और पुरानी कड़वाहट भूल जाते। युवाओं ने बुजुर्गों के लिए खेती के काम में मदद शुरू कर दी। एक दिन तो गांव के स्कूल के मास्टर साहब बच्चों को लेकर आए और बोले, ये बच्चे आप सबकी कहानियां सुनेंगे ताकि इन्हें अपनी जड़ों का पता रहे। उस दिन बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। रामलाल ने सोचा, अगर हम बुढ़ापे में भी किसी का भला कर पाए तो यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन खुशी के इन दिनों में एक साया भी मंडराने लगा। एक रविवार को बड़े बेटे मोहन का अचानक आना हुआ। वह शहर के कपड़े पहने, चमकदार जूते और आंखों पर काले चश्मे लगाया आया। बाबा, कैसे हैं? उसने औपचारिकता से पूछा। रामलाल का चेहरा खिल उठा, लेकिन वह मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब मोहन ने सीधा मुद्दा रखा। बाबा, मैंने शहर में नया बिजनेस शुरू किया है और पैसे की जरूरत है। सोच रहा था गांव का घर बेच दें। रामलाल ने गहरी सांस ली। बेटा, ये घर तुम्हारी माँ की आखिरी उम्मीद है और अब यहाँ गांव के बुजुर्ग भी आते हैं। इसे बेचना मुमकिन नहीं। मोहन झल्ला गया। बाबा, आपको समझना चाहिए, शहर में रहना ही असली जिंदगी है। ये गांव, ये पुराने लोग, इन सब का कोई भविष्य नहीं। रामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा। भविष्य सिर्फ पैसे से नहीं बनता, मोहन। और अगर तुम्हें घर चाहिए तो जान लो, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, गांव के हर अकेले बुजुर्ग का है। मोहन घर के अंदर गया, जहां सुमित्रा खाट पर बैठी थी। माँ,
आप ही बाबा को समझाइए, ये घर बेच देना चाहिए। सुमित्रा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, जिस घर में तुम्हारे पहले कदम पड़े थे, जिसे तुम्हारे बाबा ने पसीना बहाकर बनाया था, उसे कैसे बेच दें? और क्या तुम जानते हो, यहाँ के लोग अब इस घर को अपना सहारा मानते हैं? मोहन ने ठंडी हंसी हंसी। माँ, दुनिया में सहारा सिर्फ पैसा होता है। सुमित्रा का दिल जैसे टूट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, असली सहारा दिल का रिश्ता होता है, जो तुम भूल चुके हो। मोहन के जाने के बाद रामलाल आंगन में चुपचाप बैठे थे। गोपीनाथ आया और बोला, बाबा, मैंने सुना कि मोहन भाई घर बेचना चाहते हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं पंचायत में बात करूंगा, ताकि यह जगह गांव की संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाए। रामलाल ने उसे देखा। बेटा, तुम तो मेरी जान तक के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन ये कदम उठाना आसान नहीं है। गोपीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, सही काम करने में मुश्किल तो आती है, पर अगर हम डर गए तो गलत लोग जीत जाएंगे। रामलाल ने लंबे मौन के बाद हामी भर दी। अगले हफ्ते पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, प्रधान और कुछ युवा इकट्ठा हुए। गोपीनाथ ने सबके सामने कहा, यह घर अब सिर्फ रामलाल बाबा का नहीं, बल्कि पूरे गांव के बुजुर्गों का सहारा है। हम इसे ग्राम वृद्ध आश्रय के नाम से पंजीकृत करना चाहते हैं। प्रधान ने सभी से राय ली और बहुमत में सभी ने सहमति दी। मोहन को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से में फट पड़ा। बाबा, आपने हमारी विरासत छीन ली। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैंने विरासत बचाई है, वो जो पैसों से नहीं, दुआओं से बनती है। उस शाम मिलन केंद्र में पहले से ज्यादा लोग आए। सबने रामलाल को फूलों की माला पहनाई और कहा, बाबा, आपने हम सब के लिए घर बचा लिया। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना अकेलापन सबके साथ बांट लिया। और देखो, अब यह जगह सिर्फ मेरी नहीं रही, बल्कि हम सबकी है। उस रात कई सालों बाद रामलाल ने सुकून की नींद सोई। उन्हें लगा, बेसहारा बुढ़ापा भी सहारा पा सकता है, अगर दिल में अपनापन जिंदा हो। पंचायत के फैसले के बाद मिलन केंद्र अब आधिकारिक रूप से ग्राम वृद्ध आश्रय बन चुका था। गांव के लोग इसमें योगदान देने लगे। कोई चाय पत्ती लाता, कोई बिस्कुट, तो कोई अपनी पुरानी किताबें और हारमोनियम। दीवार पर अब एक तख्ती टंगी थी। यह स्थान गांव के सभी बुजुर्गों के लिए है। यहाँ हर उम्र, हर जाति और हर हाल का स्वागत है। रामलाल रोज सुबह सबसे पहले आकर आंगन झाड़ते, पानी भरते और चूल्हे में आग लगाते। उन्हें यह काम बोझ नहीं लगता था, बल्कि लगता था जैसे किसी पुराने रिश्ते को रोज नया कर रहे हों। गांव की खुशहाली के बीच घर के अंदर सुमित्रा की सेहत लगातार गिर रही थी। अब वह ज्यादा समय खाट पर बिताती और सांस लेने में परेशानी बढ़ गई थी। एक रात अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि रामलाल घबरा गए। उन्होंने गोपीनाथ को पुकारा। गोपीनाथ आधी रात को मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों मिलकर सुमित्रा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनके फेफड़ों में संक्रमण है, तुरंत भर्ती करना होगा। रामलाल अस्पताल के बेंच पर बैठे बैठे सोचते रहे। जब मेरी ताकत थी, मैंने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की। अब जब सहारे की जरूरत है, तो सहारा कोई और दे रहा है, बेटा नहीं। रामलाल ने शहर में फोन मिलाकर मोहन और राकेश दोनों को खबर दी। मोहन ने कहा, बाबा, मेरे बिजनेस के काम बहुत जरूरी हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। राकेश ने बहाना बनाया, यहाँ ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही। रामलाल ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, लेकिन अंदर से टूट गए। उन्होंने समझ लिया कि खून का रिश्ता भी कभी कभी सिर्फ नाम भर रह जाता है। अस्पताल में भर्ती के तीसरे दिन सुमित्रा की हालत थोड़ी सुधरी। गोपीनाथ ने दवा, खाना और हर छोटी जरूरत का ध्यान रखा। जब बिल भरने की बारी आई, तो रामलाल ने झिझकते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। गोपीनाथ ने हंसते हुए जेब से पैसे निकाले। बाबा,
यह खर्च मैंने पहले ही सोच लिया था। मेरी माँ को बचाना है, इसमें हिसाब किताब नहीं चलता। रामलाल के गले से शब्द नहीं निकले, आंखें भर आईं। ग्राम वृद्ध आश्रय के बुजुर्ग रोज अस्पताल से खबर लेते। कभी भोली चाची घर का बना दलिया भेज देती, तो कभी रघुवीर काका दूध लेकर आ जाते। गांव के लोग कहते, बाबा, अब यह सिर्फ आपका घर नहीं, आपका परिवार भी हम हैं। रामलाल को महसूस हुआ कि जिसने अपना दिल दूसरों के लिए खोला, उसे कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा कि सुमित्रा को घर ले जाया जा सकता है, लेकिन उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत होगी। घर पहुंचते ही सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, रामलाल, मैं चाहती हूं कि अपने आखिरी दिन मैं मिलन केंद्र में बैठकर सबको देखूं। अगले दिन गोपीनाथ ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर आंगन में लाया। बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया, कोई उनका हाथ पकड़ रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था। सुमित्रा की आंखों में चमक थी। अब लगता है यह घर सचमुच जिंदा है। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर नहीं टिक सका। मोहन और राकेश अचानक घर पहुंचे। इस बार उनके साथ एक प्रॉपर्टी एजेंट भी था। बाबा, हम यह घर बेचने का समझौता करने आए हैं, मोहन ने ठंडे स्वर में कहा। रामलाल ने सख्ती से कहा, यह घर अब पंचायत के नाम दर्ज हो चुका है। तुम चाहो तो अपने हिस्से की जमीन ले लो, लेकिन यह हिस्सा अब गांव का है। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने हमें धोखा दिया, बाबा। रामलाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। अगर अपने बच्चों को इंसानियत सिखाना धोखा है, तो हाँ, मैंने धोखा दिया। कुछ हफ्तों बाद सर्दियों की ठंडी सुबह में सुमित्रा ने आखिरी सांस ली। उस वक्त उनके पास गोपीनाथ, रामलाल और ग्राम वृद्ध आश्रय के सभी लोग थे। रामलाल ने उनका माथा चूमते हुए कहा, तुम अकेली नहीं जा रही हो, तुम्हारे साथ मेरी आधी जान भी जा रही है। गांव ने सुमित्रा को उसी आंगन में विदाई दी, जहां अब हंसी और यादें दोनों बसती थीं। सुमित्रा के जाने के बाद रामलाल कुछ दिन बिल्कुल चुप रहे। लेकिन फिर उन्होंने अपने भीतर एक नई आग महसूस की। अब यह आश्रय सिर्फ गांव के बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर बेसहारे के लिए होगा। उन्होंने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा अनाज भंडार शुरू किया, ताकि कोई भूखा न सोए। गोपीनाथ और गांव के बाकी लोग उनके साथ खड़े हो गए। रामलाल अब जानते थे, बेसहारा बुढ़ापा भी रोशन हो सकता है, अगर कोई एक दिल अपना घर दूसरों के लिए खोल दे। सुमित्रा के जाने के बाद रामलाल का चेहरा और झुर्रियों से भर गया, लेकिन आंखों में एक नई चमक भी थी। उनके लिए अब यह आश्रय ही जिंदगी का मकसद बन चुका था। गोपीनाथ और गांव के युवाओं ने मिलकर एक बड़ा बोर्ड लगाया, ग्राम वृद्ध आश्रय एवं सेवा केंद्र सबके लिए, हर समय खुला। यह जगह अब सिर्फ चाय पानी और बातें करने का केंद्र नहीं रही। यहाँ रोज 2 समय का भोजन मिलता, पुराने कपड़े जरूरतमंदों में बांटे जाते और गांव के बच्चे बुजुर्गों से पढ़ाई में मदद लेते। गांव के प्रधान ने जिला मुख्यालय में इस पहल का जिक्र किया। कुछ ही हफ्तों में स्थानीय अखबार में एक बड़ी हेडलाइन छपी, गांव का बुजुर्ग बना 100 से ज्यादा लोगों का सहारा। अखबार की तस्वीर में रामलाल के कंधे पर एक बच्चे का हाथ था और उनके पीछे बुजुर्गों की भीड़ मुस्कुरा रही थी। इस खबर के बाद आसपास के गांवों से लोग आने लगे, कोई प्रेरणा लेने तो कोई मदद करने। गोपीनाथ ने सुझाव दिया, बाबा, क्यों न हम मिलन उत्सव मनाएं, जिसमें आसपास के गांवों के बुजुर्ग भी आए। रामलाल को विचार अच्छा लगा। गांव के लोगों ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया, किसी ने सब्जी दी, किसी ने दाल, तो किसी ने पंडाल लगाने के लिए रस्सियां और बांस। उत्सव के दिन सुबह से ही ढोलक और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। करीब 200 बुजुर्ग जुटे और सभी ने मिलकर भजन गाए, खेल खेले और दोपहर का भोजन साथ किया। उस दिन रामलाल की आंखें बार बार नम हो रही थी, काश सुमित्रा यह देख पाती। उत्सव की शाम भीड़ छंटने के बाद मोहन फिर आया। इस बार उसके साथ कोई एजेंट नहीं था। उसने चुपचाप रामलाल के पास बैठकर कहा, बाबा, मैंने अखबार में पढ़ा, आप सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
रामलाल ने उसकी तरफ देखा। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बेटा। बस नीयत साफ होनी चाहिए। मोहन ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, मैं यहाँ मदद करना चाहता हूँ। रामलाल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मदद पैसों से नहीं, समय देकर करना सीखो। ग्राम वृद्ध आश्रय की पहचान बढ़ने लगी तो काम भी बढ़ गया। कई बार खाना कम पड़ जाता तो कभी बीमार बुजुर्गों के लिए दवा जुटाना मुश्किल हो जाता। रामलाल को अब एहसास हुआ कि अकेले उनके बस का नहीं, एक टीम की जरूरत है। उन्होंने 5 युवाओं की एक समिति बनाई, जिसमें गोपीनाथ प्रमुख था। इस समिति ने दानपेटी लगाई, गांव के बाहर से भी मदद लेने की योजना बनाई और हर महीने खर्च का हिसाब सभी को दिखाने का नियम बनाया। एक बरसात में गांव में बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूब गए, लोग बेघर हो गए। ग्राम वृद्ध आश्रय को अस्थायी शरण स्थल बना दिया गया। 3 दिनों तक 80 से ज्यादा लोग वहीं रहे, न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि औरतें और बच्चे भी। रामलाल ने अपने हिस्से के अनाज का पूरा भंडार खोल दिया। गोपीनाथ ने रात रात भर नाव से लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। उस कठिन समय में मोहन ने भी पहली बार बिना कहे खाना बांटने और कपड़े सुखाने में मदद की। रामलाल ने देखा, शायद बेटे के दिल में कोई दरार भरने लगी है। कुछ महीनों बाद जिला प्रशासन ने ग्राम वृद्धाश्रय को सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार देने का ऐलान किया। समारोह में रामलाल ने ट्रॉफी लेते हुए कहा, मैं कोई नेता नहीं, बस एक अकेला बूढ़ा था। लेकिन जब मैंने दूसरों को अपनाया तो अकेलापन भाग गया। तालियों की गड़गड़ाहट में गोपीनाथ की आंखों में गर्व और मोहन की आंखों में शर्म और अपनापन दोनों थे। लेकिन उम्र ने अब रामलाल को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया था। एक सुबह वे चाय बनाते बनाते गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर हो गया है, आराम बहुत जरूरी है। गोपीनाथ ने तुरंत जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लीं, लेकिन रामलाल को यह सोचकर तकलीफ होती थी कि वे उतना काम नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे। रामलाल ने एक शाम गोपीनाथ, मोहन और समिति के सभी युवाओं को बुलाया। बेटा, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, लेकिन यह घर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वादा करो, यह जगह कभी किसी लालच के हाथ में नहीं जाएगी। सभी ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं, बाबा। रामलाल ने संतोष की सांस ली। अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि अब यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि दिलों का बन गया है। गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी होती कि सामने का पेड़ भी धुंधला दिखता। ग्राम वृद्ध आश्रय के आंगन में अलाव जल रहा था। बुजुर्ग उसके चारों तरफ बैठे अपने अपने किस्से सुना रहे थे। रामलाल अब पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, लेकिन उनकी मुस्कान पहले से गहरी हो गई थी। गोपीनाथ हर सुबह उन्हें कंबल ओढ़ाकर बैठाता और कहता, बाबा, आपकी बातें ही हमारी सबसे बड़ी सीख हैं। मोहन अब हर हफ्ते आता। वह बच्चों को पढ़ाने में मदद करता, बुजुर्गों के लिए दवा लाता और कभी कभी खाना भी पकाता। एक दिन उसने चुपचाप रामलाल से कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने देर कर दी, लेकिन अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, माफी से ज्यादा जरूरी है सुधार, और वो तुम कर रहे हो। एक शाम अलाव के पास रामलाल ने सभी को बुलाया। बेटा, जीवन का सबसे बड़ा धन न तो जमीन है, न सोना, बल्कि वो लोग हैं जो आपके बिना भी आपका ख्याल रखते हैं। मैंने बुढ़ापे में यह सीखा, लेकिन तुम लोग यह जवान रहते सीख लो। सबने ध्यान से सुना। गोपीनाथ ने कहा, बाबा, आपकी बातें हम पीढ़ियों तक सुनाएंगे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी, रामलाल अपनी खाट पर लेटे मुस्कुरा रहे थे। गोपीनाथ ने पूछा, बाबा, आज इतनी शांति क्यों है? रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अब मेरा मन हल्का है। अब यह घर हमेशा रहेगा। और फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं। गांव ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ उसी आंगन में विदाई दी, जहां उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों के लिए नई जिंदगी बनाई थी।
ग्राम वृद्ध आश्रय अब रामलाल सेवा केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। गोपीनाथ प्रमुख बन गया, मोहन उसका साथी। गांव के लोग कहते, रामलाल तो चले गए, लेकिन उनका दिल यहीं धड़कता है। हर साल सर्दियों में मिलन उत्सव होता, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे एक साथ बैठकर कहानियां सुनते, खेल खेलते और याद करते कि कैसे एक अकेला बूढ़ा पूरे गांव का सहारा बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने आसपास किसी बुजुर्ग की मदद की है?